आई एम नेहा फ्रॉम लॉरेंस। हम डेफिनेट आर्टिकल द पढ़ रहे थे और उसके 2 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने अप्रॉक्स 20 यूजेस देखे हैं। आज डेफिनेट आर्टिकल का 3rd सेशन है और आज हम 21st यूजेस का समझेंगे। कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं अगर वो उनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ की जाए जिसके लिए वो मेन बनी है तो वो डेफिनेट आर्टिकल द कैरी नहीं करती, लेकिन उन्हीं प्लेसेस के आगे अगर आप द लगा देते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग देने लग जाते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, टेम्पल या जेल, प्रिजन एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, सी, वर्क, ऑफिस। अगर आप इनके आगे द लगाते हैं तो ये अपने प्राइमरी फंक्शन से हट के मीनिंग देने लगते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे हैं, हम उससे इस बात को समझते हैं। आई विल बी एट होम बाय 5 बजे तक मैं घर आ जाऊँगा। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और लिखा है, दे विल पार्टी एट द होम ऑफ योर ब्रदर। दोनों एग्जाम्पल्स में क्या फ़र्क है? जब आप अपने घर की बात करते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां जाके आपको सुकून मिलता है, आप रेस्ट करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उस जगह को आप होम कहते हैं, जिसे हिंदी में घर कहा जाता है। जब आप अपने घर की बात करते हैं तब उस केस में आप इसको प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप किसी और के घर की बात करते हैं जहाँ पे आपका प्राइमरी पर्पस रेस्ट करना नहीं है बल्कि आप किसी और पर्पस के लिए वहाँ पर गए हैं, हो सकता है उनके घर कोई फंक्शन है या कोई बीमार है उससे मिलने गए हैं, तब आप उस केस में होम के आगे द लगाएंगे। जैसे दे विल पार्टी एट द होम ऑफ योर ब्रदर, तो उसके घर जाना है किस पर्पस से? पार्टी के पर्पस से। वहाँ आपका मेन पर्पस रेस्ट करना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। ये जो वर्ड है हॉस्पिटल, ये बिना आर्टिकल द के लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ हॉस्पिटल उसके प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज़ किया गया है और हॉस्पिटल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। हो सकता है उसका भाई बीमार हो इसलिए वो हॉस्पिटल में है, तब यहाँ पर आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसी केस में अगर मैं यहाँ पर द लगा दूँ, हिज ब्रदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, इसका मतलब ये निकलता है कि वो वहाँ पे एज अ पेशेंट एडमिट नहीं है बल्कि वो किसी को विजिट करने गया है। हो सकता है उसका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव बीमार हो, या वो डॉक्टर हो, या वो वहाँ का कोई एम्प्लॉय हो जिसको हॉस्पिटल में जाना था। आई वेंट टू द हॉस्पिटल इसी बात को एक्सप्लेन करता है कि मैं एज अ पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ बल्कि वहाँ पे किसी और पर्पज़ से गई हूँ, किसी को विजिट करने गई हूँ, या मैं वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, किसी और काम के लिए मैं हॉस्पिटल गई हूँ। शी स्टेज इन बेड टिल 8। अब बेड का मेन फंक्शन क्या है कि आप उस पर लेटे और आराम करें, ठीक है। लेकिन आप बेड को जब उसके मेन पर्पज से हट के किसी और चीज़ के लिए एक्सप्लेन करेंगे तब आपको आर्टिकल द देना पड़ेगा। शी स्टेज इन बेड टिल 8, वो 8 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बेड को उसके प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ द बेड इज़ ब्रोकन, तब ये बेड जो है इसके प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज़ नहीं किया बल्कि आप उसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं, तब आप यहाँ पे द लगा सकते हैं। प्लस द लगा देने से ये बात और पता चलती है कि आप भी जानते हैं और सुनने वाला भी जानता है कि किस बेड की बात हो रही है। द बेड इज़ ब्रोकन, हो सकता है आप देख रहे हैं उस बेड को, या फिर आपने कल कहीं से कोई बेड परचेज़ किया था और वो टूटा हुआ निकला है, तब आप भी जानते हैं किस बेड की बात हो रही है और सामने वाला भी जानता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई लर्न जर्मन एट स्कूल। जब स्कूल को आप उसके प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सीखना, लर्न करना, आप कोई नॉलेज गेन करने वहाँ जा रहे हैं, तब आप वहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई लर्न जर्मन, मैं वहाँ पे स्कूल में मैंने कौन सी लैंग्वेज सीखी है? जर्मन। जर्मन मैंने कहाँ सीखी है? स्कूल में। लेकिन स्कूल को जब आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तब आप डेफिनेट आर्टिकल द ज़रूर लगाएंगे। आई हैव टू बी एट द स्कूल। स्कूल हम और भी कई रीज़न से जाते हैं पढ़ने के अलावा, जैसे कि मान लीजिए हम पेरेंट हैं तो हो सकता है पीटीए मीटिंग अटेंड करने गए हैं, या बच्चे की फ़ीस भरने गए हैं, या बच्चा बीमार है उसको वापस लेने गए हैं, तो किसी और पर्पज़ के लिए आप इस स्कूल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी गो टू चर्च ऑन संडेज़। चर्च आप प्रे करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। इसी तरीके से टेम्पल भी आप पूजा करने जाते हैं। जब आप टेम्पल को या चर्च को उसके प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तब आप वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द नहीं देंगे। वी गो टू चर्च ऑन संडेज़, संडेज़ को एवरी संडे, संडेज़ बता रहे हैं कि एवरी संडे हम चर्च जाते हैं, क्या करने? पूजा करने या प्रे करने। शी मेट हिज गर्लफ्रेंड एट द चर्च। अब वहाँ पर वो चर्च पूजा करने नहीं गया था बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से वो वहाँ मिला था। नेक्स्ट, रीमा गोज़ टू द टेम्पल एवरी डे। रीमा हर रोज़
मंदिर जाती है, क्या करने, पूजा करने, उसका मेन फंक्शन टेम्पल का वो वहाँ पे फुलफिल हो रहा है। लेकिन राकेश गोज़ टू द टेम्पल, अब राकेश मंदिर पूजा करने नहीं जा रहा बल्कि पूजा से मिलने जा रहा है, तब वहाँ पे टेम्पल का मेन फंक्शन नहीं किया जा रहा। द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल और प्रिजन, जेल और प्रिजन का मेन फंक्शन क्या है, कैदियों को रखना, एक्यूज को रखना, ठीक है, वहाँ पे जितने भी कैदी हैं वो सब वहाँ रहते हैं। तो टेररिस्ट के लिए वही जगह होगी, कोई होटल या रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में उनको नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ जेल का या प्रिजन का प्राइमरी फंक्शन फुलफिल हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए मिस्टर सिन्हा जो क्या है, द लॉयर। जब आप किसी नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके साथ देते हैं कॉमा लगा के, इसको कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन। इसके लिए भी आप आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मिस्टर सिन्हा द लॉयर वेंट टू द जेल। अब मिस्टर सिन्हा लॉयर हैं, जेल गए हैं, हो सकता है किसी कैदी का बयान लेने या कोई स्टेटमेंट फर्निश करने। तो जेल का प्राइमरी फंक्शन यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा, वो वहाँ पर किसी और पर्पस से गए हैं, ना कि अपनी सज़ा भुगतने के लिए, ठीक है। होप इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि वर्क। वर्क अगर आप बिना द के लगाते हैं तो उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्क, जगह जहाँ आप काम करते हैं। लेकिन आप द लगा देते हैं तो वो वर्क एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बन जाता है कि कोई काम है जो आपने किया है, उस केस में क्या बन जाता है, द एब्स्ट्रैक्ट वर्क करने लगता है और उस केस में आप द नहीं लगाएंगे। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके कुछ और यूजेस देखते हैं। इसी कैटेगरी में कुछ और वर्ड्स भी हैं जैसे कि वर्क। वर्क जब आप शो करना चाहते हैं प्लेस ऑफ वर्क, वह जगह जहां आप काम करते हैं, तब आप वहां डेफिनेट आर्टिकल द नहीं देंगे। मिस्टर ठाकुर इज़ एट वर्क, इसका ये मतलब है कि मिस्टर ठाकुर अभी अपनी काम की जगह पर हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में हैं या किसी बिल्डिंग में वो बैठते हैं, तो वो उस जगह को, जिस जगह पे बैठ के वो काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बिना द वाला वर्क यूज़ करेंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखिए, लेट्स क्विकली फिनिश द वर्क। यहाँ ये जो वर्क है ये वर्क का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिखा रहा है, जिसका हिंदी में हम वर्ड जानते हैं काम। सॉरी, लेट्स क्विकली फिनिश द वर्क। तो ये वर्क किसी जगह को नहीं ख़त्म करना बल्कि उस काम को ख़त्म करना है, और ये वर्क जो है ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ये कॉन्क्रीट फॉर्म है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सी समुद्र। जब समुद्र को आप उसके मेन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या है, जैसे कि फिशरमैन जाते हैं, सेलर्स जाते हैं या पैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं सी को, समुद्र को, तब वो उसका मेन पर्पस सॉल्व कर रहा है। दे आर एट सी, इसका ये मतलब है कि हो सकता है वो लोग पैसेंजर्स हैं या वो मछुआरे हैं या वो सेलर्स हैं जो समुद्र में उतरे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, द पीपल ऑफ मुंबई लिव नियर द सी। अब यहाँ सी का मेन पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, बस इतनी जानकारी दी जा रही है कि मुंबई के लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज इन टाउन लास्ट संडे। यहाँ ये जो टाउन यूज़ हुआ है ये उसी तरीके से यूज़ हुआ है जैसे थोड़ी देर पहले हमने होम समझा था। जब आप अपने घर की बात कर रहे हैं या अपने शहर की बात कर रहे हैं तब आप विदाउट द वाला टाउन यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप किसी और के शहर की बात कर रहे हैं या इस वक्त आप किसी और के घर में या किसी और के शहर में हैं, तब आप द लगा सकते हैं। द टाउन आई लिव इन, जिस शहर में मैं रहता हूँ, इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, वो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। ये वो शहर है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये वो वाला टाउन है जिसको मैं बिलोंग करूँ। हो सकता है मैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से हूँ या मैं यहाँ एजुकेशन पर्पज़ से हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस टाउन का बिलोंगिंगनेस से कुछ अलग पर्पज़ सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आइए यूज़ नंबर 22 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूज़ 22 हमें ये बताता है कि कभी अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो भी द आर्टिकल लेते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं नेचर, साइंस, लाइफ, लव, ब्यूटी, फ्रीडम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हैं तो अनकाउंटेबल, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे डेफिनेट आर्टिकल द ले सकते हैं और एक डिफरेंट मीनिंग भी दे सकते हैं। जैसे नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, ये नेचर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हम जानते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। आप इन्हें फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, या कोई वेदर एक्सप्रेशन है वो भी किस में आते हैं, अनकाउंटेबल्स में। तो नेचर जो है यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है और ये जनरल वे में बात की गई है नेचर के बारे में कि प्रकृति सुबह बहुत सुंदर लगती है। लेकिन उसी नेचर को जब आप किसी चीज़ के लिए डेफिनेट बनाना चाह रहे हैं कि नेचर किसका, सोहेल का, आप यहाँ उस नेचर को पर्टिकुलर कर रहे हैं, डेफिनेट कर रहे हैं, तब ये अनकाउंटेबल नाउन द कैरी कर सकता है डेफिनेट दिखाने के लिए, पर्टिकुलर सेंस देने के लिए। द नेचर ऑफ सोहेल इज़ एब्यूजिव,
सोहेल का नेचर पर्टिकुलर किया गया है, किसके नेचर की बात की गई है, किसकी प्रकृति की बात की गई है, तो सोहेल का नेचर कैसा है, एब्यूसिव। ये एक जनरल वे था नेचर को एक्सप्रेस करने का। इसी तरीके से साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, साइंस ने, विज्ञान ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। यहाँ ये जो साइंस वर्ड यूज़ हुआ है, ये जितने भी इन्वेंशंस हैं हमारे आसपास, हम उन सब के लिए जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक एक का नाम नहीं लिया है। लेकिन यहाँ ये जो साइंस है ये डेफिनेट बनाया गया है, पर्टिकुलर बनाया गया है। द साइंस यू यूज इन मेकिंग विंडमिल डेमो, एक बच्चे ने एक विंडमिल डेमो बनाया है और उसके अंदर जो उसने टेक्नोलॉजी या मेथड अपने यूज़ किए हैं वो कमेंडेबल है, ठीक है। यहाँ ये साइंस डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, सिर्फ इसके बनाने के तरीके को, इसकी टेक्नोलॉजी जो इसने यूज़ की है उसको पर्टिकुलर करने के लिए द यूज़ किया गया है। एक और, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सॉरोज, ज़िंदगी खट्टे मीठे अनुभवों से घिरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ ये जो लाइफ है ये एक जनरल पर्पस सॉल्व कर रहा है, सबके लिए यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ द लाइफ ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, किन बच्चों की ज़िंदगी, जो डिप्राइव्ड है, तो ये डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की लाइफ के बारे में बात किया गया है। जो वंचित बच्चे हैं, जो समाज के वंचित बच्चे हैं, सिर्फ उनके बारे में बात किया गया है, तो उनकी लाइफ को डेफिनेट बनाने के लिए द आर्टिकल यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लव इज़ ग्रेट, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, सबके लिए यूज़ किया जा सकता है, पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो लव है ये पर्टिकुलर है, किसके प्यार की बात कर रहा है, राधा और कृष्ण की। द लव ऑफ राधा एंड कृष्ण हैज़ नो बाउंडेजेस, कि राधा और कृष्ण का जो प्यार था वो सीमाओं से, बंधनों से परे था, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड हो सकता है ब्यूटी, ब्यूटी लाइज इन हार्ट, सुंदरता इंसान के दिल में होती है, मन में होती है। लेकिन मैं कहूँ टू ब्यूटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ ये जो ब्यूटीज़ है ये किसी पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप इसमें अनकाउंटेबल को प्लूरल भी बना सकते हैं। टू ब्यूटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, यानी कि दो सुंदरियाँ या दो सुंदर लड़कियाँ आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनकाउंटेबल है तो आप उसको काउंटेबल बिहेव नहीं करा सकते, या किसी सेंटेंस में, एग्जाम में आपको अनकाउंटेबल के आगे प्लूरल वर्ड दिख जाए या कार्डिनल्स दिख जाए या फिर डेफिनेट आर्टिकल द दिख जाए या इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन दिख जाए, तो आप उनके मीनिंग को उलझा दें, वहाँ कंफ्यूज कर जाएं और अपने मार्क्स डिडक्ट कर दें। आप सेंटेंस में जाएं, उनके मीनिंग को देखें कि जनरल सेंस दे रहा है तो कोई आर्टिकल ना लगाएं, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस दे रहा है तो आप वहाँ आर्टिकल ज़रूर लगाएं, ठीक है। हाँ जी, यूज़ 23 देखें। यूज़ 23 आपको कहता है कि कंपैरिजन्स भी कभी कभी द, ए या एन ले सकते हैं। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था कि द सिर्फ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के लिए ही लगेगा, जैसे द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट मैन, द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट मार्क्स। तो इसमें जो सुपरलेटिव था EST, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, इन सब के आगे आप द लगा देते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि कंपैरिजन्स में भी द लगाया जा सकता है। इनफैक्ट इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन भी लगाया जा सकता है। कैसे? इस वर्जन को तो आप स्कूल में पढ़ के ही आए हैं, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। इस वर्जन को हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि वह अपने भाई से बेटर है, अच्छा है। तब आपने देखा कि बेटर लगाया है और बेटर के बाद आप देन लगाते थे, है ना। तो आपने यहाँ कंपैरिजन किया है, दो लोगों के कंपैरिजन के लिए आप बेटर यूज़ करते थे और फिर देन लगाते थे, ये पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि आप द लगा के या ए या एन लगा के भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? ही इज़ अ बेटर सिंगर देन हिज ब्रदर। बेटर आया है, इससे पता चलता है कि कंपैरिजन है दो के बीच में, उसके बीच में और उसके भाई के बीच में, ठीक है। और प्लस आपने देन भी लगाया है। तो यहाँ ए लगाने का क्या पर्पज़ था और यहाँ ना लगाने का क्या पर्पज़ था? अगर आप यहाँ आर्टिकल दे रहे हैं तो आर्टिकल अपने साथ नाउन लेगा जो कि सिंगर है, लेकिन इसमें यहाँ कोई नाउन नहीं था, इसलिए कोई आर्टिकल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, ही इज़ द बेटर सिंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। वह दो भाइयों में से, दो भाई हैं, वह उनमें से बेहतर सिंगर है। ही इज़ द बेटर सिंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। जब आपको ये स्ट्रक्चर दिखे ऑफ द टू वाला, ये आपको यही बता रहा है कि दो के बीच का कंपैरिजन है और उनमें से पहले वाला बेटर है। तब आर्टिकल द किसके लिए आया? फिर से सिंगर के लिए आया है। अगर आप आर्टिकल नहीं देना चाहते तो आपको नाउन भी हटाना पड़ेगा और फिर से हम अपने फर्स्ट वर्जन पे आ जाएंगे। इसी तरीके से नीचे दो एग्जाम्पल्स और हैं। सुमन इज़ एल्डर देन हर सिस्टर। सुमन अपनी बहन से बड़ी है। तब कंपैरिजन दो के बीच में ही है क्योंकि ER वर्जन हमें बता रहा है और देन भी लगा हुआ है। लेकिन आप इसके आगे द या एन लगाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होगा? कोई नाउन ज़रूर देना होगा। सुमन इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। दोनों बहनों में से सुमन क्या है? बड़ी है। तो ये ऑफ द टू क्या बता रहा है? कंपैरिजन अभी दो के बीच में ही है।
और आप जो उनमें से पहले वाला है जिसका नाम यहाँ लिया गया है उसको डेफिनेट बनाने के लिए द आर्टिकल लगा रहे हैं। एक और देखिए, सुमन इज़ एन एल्डर गर्ल देन हर सिस्टर। सुमन अपनी बहन से बड़ी है। आप देन भी दे रहे हैं, एल्डर भी दे रहे हैं, ठीक है। फिर से कंपैरिजन दो के बीच में है और आप पहले वाले को का क्वालिटी बता रहे हैं, कंपैरिजन करके बेटर बता रहे हैं। तब ये एन आर्टिकल किसके लिए लगाया है? इस गर्ल के लिए लगाया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पेन इज़ ओल्डर देन दैट। ये पेन उस वाले से पुराना है। ओल्डर दिख रहा है, ER फॉर्म कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, प्लस आप देन लगाते हैं। कंपैरिजन दो के ही बीच में है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, दिस इज़ द ओल्डर ऑफ द 2 पेन्स। अभी आपके पास 2 ही पेन है, लेकिन ऑफ द 2 वाला वर्जन आया है और उनमें से आप पहले वाले को डेफिनेट बनाना चाहते हैं, तब आप क्या बना रहे हैं? द लगा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ एन ओल्डर पेन देन दैट। अभी 2 पेन हैं और आप क्या बता रहे हैं? पहले वाले को डेफिनेट बनाने के लिए आपने क्या किया है? एन ओल्डर पेन, कि भाई वो उस वाले से पुराना पेन है, ठीक है। होप ये कंपैरिजन आर्टिकल्स के साथ कैसे किया जाता है आपको क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल्स हम जब एक्सरसाइज करेंगे या प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे तब ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें नोट डाउन कीजिए और हम अपना यूज़ नंबर 24 देखते हैं। कंपैरिजन का एक तरीका और भी है जो डेफिनेट आर्टिकल द लेता है। इसे यूज़ नंबर 24 में समझते हैं। जब आप साइमल्टेनियस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, मतलब एक ही समय में दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं या दोनों ही चीज़ें डिक्रीज़ कर रही हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स। जितना उसे मिलता है उसको और भी पाने की इच्छा हो जाती है। यानी कि जैसे ही उसको कुछ मिल रहा है, जितना ज़्यादा उसे मिलता जा रहा है और पाने की इच्छा उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। द मोर ही लर्न्स, जितना वो सीखता जा रहा है उतना वो ग्रो करता जा रहा है। द मोर ही ग्रोज। तब आपने देखा कि ये दोनों एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियस इंक्रीज कर रही हैं। अगर एक में इंक्रीमेंट है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट, द डीपर यू गो इनटू द वेल, जितना कुएं में गहरे जाते जाएंगे उतना कूलर आपको फील होगा। उतरना नहीं है, सिर्फ सेंटेंस है। द डीपर यू गो इनटू द वेल, वेल में जितनी डीप जाते जाएंगे उतना ही कूल आपको फील महसूस होता जाएगा। द ओल्डर यू गेट, जितने बड़े होते जाएंगे, जितनी एज आपकी बढ़ती जाएगी उतने वाइज आप बनते जाएंगे। ये बात पूरी तरीके से ट्रू तो नहीं है लेकिन कहा जा सकता है। द ओल्डर यू गेट, जितने आप बड़े होते जाएंगे उतने आप वाइजर बनते जाएंगे, यानी कि उतने आप ज्ञानी समझदार बनते जाएंगे। द लेस यू स्पीक, जितना कम आप बोलेंगे उतने ही कम प्रॉब्लम्स आप इनवाइट करेंगे। यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ के डिक्रीज़ को दिखाया जा रहा है। ये जो लेस है ये अपने आप में कंपैरिजन वर्जन रखता है। लेस ही कंपैरिजन वर्जन है और यही कई जगह पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, ठीक है। यूज़ नंबर 25 देखते हैं। यूज़ 25, कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं जो अपने आगे द आर्टिकल लेते हैं और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं जो अपने आगे आर्टिकल द नहीं लेते। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझते हैं। ये नाम हम सब ने पढ़े हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इंडियन नेशन। ये अपने आगे द कैरी करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। क्या रीज़न है कि ये जो न्यूज़पेपर हैं ये एक ब्रॉड लेवल पे आते हैं, एक वाइड लेवल पे आते हैं। प्लस जो न्यूज़पेपर आज की डेट में मेरे सामने आएगा वही किसी और लोकेशन में, किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में भी सेम टू सेम देखा जाएगा। यानी कि इनका जो कंटेंट है वो डेफिनेट है और डेफिनेट कंटेंट होने की वजह से इन न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द लगाया जा सकता है। जैसे ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में ही प्रिंट होता है और जो न्यूज़ ये इस वक्त इंडिया के बारे में दिल्ली में शो करेगा वही ये बैंगलोर में, चेन्नई में भी शो करेगा। तो एक वाइड रेंज ये कवर करता है, प्लस ये अपने कंटेंट को डेफिनेट रखता है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द ले सकता है। लेकिन कुछ मैगजीन्स हैं या जो कुछ न्यूज़पेपर हैं जो लोकल आते हैं, जो लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हैं स्टेट बदलने पे, या फिर कंटेंट चेंज कर लेते हैं स्टेट बदलने पे। जैसे कि कोई लोकल मैगजीन है, दिल्ली की छपती है तो वो दिल्ली के न्यूज़ को या यहाँ की बातों को कवर करेगी। लेकिन हरियाणा में वही मैगजीन अगर छप रही है सेम ब्रांड नेम से तो वो वहाँ की न्यूज़ को, वहाँ की लोकल खबरों को शो करेगी। इस वजह कंटेंट डेफिनेट ना होने की वजह से, भाषा में चेंज आ जाने की वजह से चीज़ों के आगे द हटा देते हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया तो ये पोजेसिव वर्ड आ जाने की वजह से भी अपने आगे ये द आर्टिकल नहीं लेगा। दैनिक भास्कर हिंदी में प्रिंट होता है,
अपने आगे द आर्टिकल नहीं ले सकता क्योंकि ये वाइड रेंज कवर नहीं करता। इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में दैनिक भास्कर हिंदी में नहीं पढ़ा जाता। पंजाब केसरी ये भी अपनी लोकल न्यूज़ छापते हैं, डेफिनेट नहीं है कंटेंट, पूरे वाइड रेंज को, पूरी इंडिया को कवर नहीं करते। इसी तरीके से ये एक मैगजीन का नाम है, ये एक मैगजीन का नाम है द मनुषी, कहना गलत होगा, द डाउन टू अर्थ कहना गलत होगा, द पंजाब केसरी नहीं होता क्योंकि इनके कंटेंट डेफिनेट नहीं है। स्टेट चेंज हो जाने पे, भाषा चेंज हो जाने पे कंटेंट भी चेंज हो जाता है। तो जब डेफिनेट नहीं है तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं ले सकते। ठीक है, यूज़ नंबर 26 देख। यूज़ 26 आपको ये बताता है कि कुछ फैमिली रिलेशंस होते हैं जिनके आगे आप द लगाते हैं तो कुछ और मीनिंग होगा, और अगर द नहीं लगाते हैं तो वो कुछ और मीनिंग शो करेंगे। जैसे फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जब आप किसी टाइटल के रूप में यूज़ कर रहे हैं या उनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तब आप वहाँ पे द लगा सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं ब्रदर विल कम ऑन मंडे, मंडे को भाई आएगा, तब आप यहाँ पर अपने भाई की बात कर रहे हैं जिसके साथ आपका रिलेशन है, कोई ब्लड रिलेशन है। ठीक है, यहाँ मदर या मम्मी इज़ हेयर कि माँ आ गई है, यहाँ पर उनके साथ आपका कोई रिलेशन है, कोई फैमिली रिलेशन है। यहाँ अंकल, यहाँ हो सकता है आपके चाचा है या मामा हैं, उनको भी अंकल कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको बताने के लिए भी कि ये ब्लड रिलेशन है आप कोई आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इन्हीं रिलेशंस को आप किसी को टाइटल देने के लिए या उनके अंदर की क्वालिटी को बताने के लिए यूज़ करेंगे तब आप द लगा सकते हैं। कैसे? द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, क्रिश्चियन समाज में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो वहाँ के हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फादर। तो देखा जाए यहाँ फादर वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन उनके साथ कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, तब आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? उस हेड को आपने कोई टाइटल दिया है, फादर का टाइटल दिया है, इसलिए आप यहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट। सिस्टर किसको कहा जाता है? हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जो हमारी देखभाल करती है हम उसको सिस्टर बुलाते हैं। प्लस क्रिश्चियन समाज में जो नन्स होती हैं जो आपको नॉलेज देती हैं या आपकी बातें सुनती हैं जैसे चर्च में, तो उनको भी सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट, तो यहाँ सिस्टर वर्ड यूज़ हुआ है किसी ब्लड रिलेशन की वजह से नहीं, बल्कि आपने किसी को टाइटल दिया है, वो लेडी, वो गर्ल जो आपकी सेवा कर रही है, आपने उसको क्या टाइटल दिया है? सिस्टर। इसी तरीके से इन फैमिली रिलेशन वर्ड्स को आप किसी को एब्स्ट्रैक्ट दिखाने के लिए या उनके प्रति जो आपके भाव हैं या उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द मदर इन मी क्राइज व्हेन आई सॉ अ हंग्री चाइल्ड, कोई लड़की ये बात कह सकती है या कोई लेडी भी ये बात कह सकती है, अगर वो किसी की मदर नहीं है तब भी कह सकती है कि मेरे अंदर की माँ रोती है जब मैं किसी भूखे बच्चे को देखती हूँ। तो यहाँ किसी ब्लड रिलेशन की बात नहीं की गई बल्कि किसी एब्स्ट्रैक्ट की बात की गई है, किसी फीलिंग की बात की गई है कि मेरे अंदर की माँ या मेरे अंदर की औरत रोती है जब मैं किसी भूखे बच्चे को देखती हूँ। ठीक है, इस केस में आप द आर्टिकल लगा सकते हैं उस मदर के गुण को दिखाने के लिए। इसी तरीके से आई लव द फ्रेंड इन हिम मोर देन द ब्रदर, आपका भाई है, तो यहाँ पर ये जो ब्रदर यूज़ किया गया है आपके ब्लड रिलेशन के लिए नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के लिए यूज़ किया गया है। ब्रदर की क्या क्वालिटी है कि वो प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग ना हो और हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग हो। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बातों को समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, तब ये सेंटेंस आप कह सकते हैं आई लव द फ्रेंड इन हिम, मेरे भाई में जो दोस्त मुझे दिखता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है अपने भाई के रिलेशन से ज़्यादा। आई लव द फ्रेंड, तो मेरे भाई के अंदर जो दोस्त है, जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है, मेरी फीलिंग्स को समझता है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है अब उसका मेरे भाई होने से ज़्यादा। ठीक है, ये यूज़ नंबर 26 था। यूज़ नंबर 27 देखते हैं। यूज़ 27 आपको बताता है कि कुछ डिसीज़ नेम है जो अपने आगे आर्टिकल द लेते भी हैं और किसी केस में आर्टिकल द ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कैंसर, टाइफाइड, डायबिटीज़, मलेरिया, फीवर, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारियों के नाम हैं। जब इन बीमारियों की जनरल वे में बात की गई है, जनरल स्टेटमेंट कोई दिया गया है, तब आप द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कैंसर इज़ डेंजरस, एड्स इज़ इनक्योरेबल, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है। लेकिन इसी बात को अगर ऐसे कहा जाए, जॉन हैज़ अ कैंसर, जॉन को एक टाइप ऑफ कैंसर है, हमने देखा था कि एक मीनिंग अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ सोर्ट ऑफ भी होता है। द कैंसर इज किलिंग हिम, तो यहाँ ये जो कैंसर है ये डेफिनेट हो गया है, किस लिए कि ये वो वाला कैंसर है जो जॉन को हुआ है।
ये कैंसर डेफिनेट हो जाने की वजह से डेफिनेट आर्टिकल द ले सकता है। ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, किसी के लिए यूज़ की गई है, जॉन के लिए यूज़ की गई है। नेक्स्ट, द कॉलेरा ऑफ 1870 वॉज वेरी डेंजरस। अब यहाँ ये जो बीमारी का नाम है कॉलेरा, ये डेफिनेट बनाया गया है। कैसे डेफिनेट बनाया गया है? 1870 के कॉलेरा की बात की गई है। डेफिनेट बनाया गया है कि उस समय जो हैजा की बीमारी थी वो बहुत घातक थी, डेंजरस थी, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल द के साथ दिखाया गया है। ठीक है, यूज नंबर 28 देखते हैं। नेक्स्ट यूज 28 आपको बताता है जब भी आपको सेंटेंस में दिखे पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जब भी कुछ ऐसा दिखे आपको सेंटेंस में प्लस उसके बाद कोई नाउन दिखाई दे, तब आप वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना इंडेफिनेट आर्टिकल ना डेफिनेट आर्टिकल। के क्या रीज़न है? द पोस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल इज येट टू बी फिल्ड। आप यहाँ पे कोई आर्टिकल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट को, एक डेजिग्नेशन को शो करता है, और अगर आप यहाँ आर्टिकल लगा देते हैं तब ये पर्सन को शो करने लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ इन जगहों पे इन नाउन से पहले अगर आप कोई आर्टिकल लगा देते हैं तब ये किसी पर्सन को शो करने लगेगा, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? किसी डेजिग्नेशन की, किसी पोस्ट की बात कर रहे हैं जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तब आप सिर्फ पोस्ट और डेजिग्नेशन शो करने के लिए कोई भी आर्टिकल वहाँ प्लेस नहीं करेंगे। द पोस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल आएगा अगर, तो आपने पोस्ट देखा है यहाँ पर, तब ये प्रिंसिपल किसी पर्सन को शो नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ एक पोस्ट को शो कर रहा है, एक डेजिग्नेशन को शो कर रहा है, तब आप कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं लगाएंगे। द जॉब ऑफ डैश क्लर्क इज टू मेंटेन द पेपर्स, तब यहाँ पर किसी क्लर्क की बात नहीं की गई है बल्कि उसके द्वारा जो काम किया जाएगा, जो उस पोस्ट पे बैठा इंसान करेगा, उसकी बात की गई है, तब यहाँ कोई आर्टिकल नहीं दिया जाएगा। द टाइटल ऑफ डैश नेताजी वॉज गिवन टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं कही गई है बल्कि ये एक टाइटल है जो किसी को दिया गया है। ठीक है, तब कोई आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके नेबर में कोई रहता है और वो किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड है या वो किसी पार्टी से रिलेटेड है, तब आप भी उसको एक कॉमनली नेताजी कह के बुला सकते हैं। तब वहाँ पर कोई नेताजी टाइटल का काम कर रहा है, ना कि किसी इंसान को या किसी उसको शो कर रहा है। रिक्रूटमेंट इज डन फॉर द पोजीशन ऑफ डैश मैनेजर, पोजीशन किसकी? मैनेजर की। अभी कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं भी किया है तब भी उसकी पोजीशन उस कंपनी में हो सकती है, तो यहाँ सिर्फ पोजीशन की, पोस्ट की, डेजिग्नेशन की बात की गई है, तब आप वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं देंगे। द रैंक ऑफ डैश एसपी इज द 7th इन द इंडियन पुलिस हायरार्की, इंडियन पुलिस हायरार्की में एसपी का रैंक कौन सा है? 7th। ठीक है, तब यह रैंक की बात की गई है और कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा। मान लीजिए इस एसपी की पोस्ट वेकेंट भी है, तब भी यह रैंक उस हायरार्की में रहेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेगा। अगर यहाँ आप कोई आर्टिकल लगाते हैं तब आपको यहाँ पर ये शो करना पड़ेगा कि ये किसी पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तब पर्सन को आप 7th रैंक नहीं दे सकते इंडियन पुलिस हायरार्की में, ये रैंक तो किसी पोस्ट को ही दिया गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, यूज़ 29। इसमें हम ये देखेंगे कि प्लूरल नाउन्स या प्रॉपर नाउन भी अपने आगे आर्टिकल द ले सकते हैं। जैसे देर आर 2 रवीज इन माई क्लास, मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम रवि है। आई लाइक द रवि हु इज़ एब्सेंट, लेकिन मुझे वो रवि पसंद है जो आज एब्सेंट है। तो आपने यहाँ रवि के पहले क्या लगाया? द। रवि के पहले आपने द लगा के ये डेफिनेट किया कि मुझे वो वाला पसंद है जो आज एब्सेंट है। तो आपने इसमें देखा कि किसी का नाम प्रॉपर होने के बावजूद डेफिनेट बनाने के लिए आर्टिकल द ले सकता है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर डेफ, द चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल वर्जन है चिल्ड्रन। आप इसको डेफिनेट बनाना चाह रहे हैं कि ये बच्चे जो अभी हमारे सामने हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, ये बच्चे क्या हैं? डेफ हैं, या ये डिप्राइव्ड वंस हैं, ये वंचित कैटेगरी में आते हैं। तो ये द जो है इन बच्चों को डेफिनेट बना रहा है, प्लस आप भी जानते हैं और सुनने वाला भी जानता है कि किन बच्चों की बात हो रही है। हो सकता है ये बच्चे इस वक्त आपके सामने खेल रहे हैं या आपने इनके होम को विजिट किया है। ठीक है, द लायंस आर हंग्री, आप जू में गए हैं या आप सफारी में गए हैं तो बहुत सारे शेर आपने देखे और उन सभी शेरों को देख के आपने कहा कि ये सभी शेर भूखे हैं, द लायंस आर हंग्री। इस केस में लायन यहाँ पे प्लूरल भी है और ये डेफिनेट दिखाने के लिए कि इन्हीं शेरों की, इन्हीं लायंस की बात की गई है, यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ किया है। नेक्स्ट, द मैंगोज आर सॉर, यानी कि ये जो मैंगो हैं डेफिनेट दिखाने के लिए आपने द आर्टिकल यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ प्लूरल है मैंगोज का और ये डेफिनेट दिखाने के लिए द आर्टिकल कैरी किए हुए है। ये चीज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इनडेफिनेट आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसको द के साथ पढ़ेंगे।
मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, हमने इसको इंडेफिनेट आर्टिकल में ऐसे पढ़ा था, मुंबई इज़ अ लंदन। तब हमने लंदन के बाद कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था कि कहाँ का लंदन है, ये कश्मीर कहाँ का स्विट्ज़रलैंड है। जब आप आगे डिस्क्रिप्शन दे देंगे तब ये अपने साथ द आर्टिकल लेगा। अगर इसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तब आप यहाँ पर ए या एन आर्टिकल लगा के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, राम इज़ द सचिन ऑफ स्कूल टीम, स्कूल की टीम का सचिन है। आपने इसको डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, इसीलिए यहाँ पर द सचिन लिखा जाएगा। लेकिन राम सचिन है, ठीक है, राम के अंदर क्वालिटी है सचिन जैसा खेलने की, तो यहाँ सचिन उसके नाम के लिए नहीं बल्कि उसके काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो कॉमन यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा लोग सचिन जैसा खेल सकते हैं। लेकिन आपने इसके बाद इसको डिफाइन नहीं किया है कि भाई वो कहाँ का सचिन है, आपकी गली का सचिन है या आपकी लोकल टीम का सचिन है या स्टेट लेवल का सचिन है या आपकी स्कूल की टीम का सचिन है। जब आपने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है तब आप यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। ठीक है, यूज नंबर 30 देखते हैं। नेक्स्ट यूज नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट यूज़ रहेगा या लास्ट हमारा रूल रहेगा। द प्लस सरनेम्स, अगर ये कॉम्बिनेशन आप कहीं देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे द प्लस गुप्ताज, द गुप्ताज, इसका मतलब ये है कि गुप्ता फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको शो करने के लिए आपने द के साथ उनके सरनेम का प्लूरल वर्जन यूज़ किया है। ठीक है, मतलब कि द गुप्ताज कहने का ये मतलब है कि इसमें मिस्टर गुप्ता भी हैं, मिसेस गुप्ता है, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे और उनके अदर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, अगर हम फैमिली मेंबर कहते हैं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, फैमिली मेंबर नहीं कहा जाता, मेंबर्स ऑफ फैमिली। इंग्लिश टीचर नहीं कहा जाता, टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर आप किसी को इंग्लिश टीचर कह रहे हैं इसका मतलब आप उसकी नेशनैलिटी दिखा रहे हैं कि वो टीचर कहाँ का है, इंग्लैंड का रहने वाला है। जैसे इंडियन टीचर, तो इंडियन कोई भाषा नहीं है बल्कि उसकी नेशनैलिटी दिखा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द गुप्ताज आर थ्रोइंग अ पार्टी ऑन ओकेजन ऑफ बाइंग अ न्यू होम। तो यहाँ ये गुप्ताज क्या दिखा रहा है, इन सभी को दिखा रहा है जितने भी उनके फैमिली के मेंबर्स होंगे कि गुप्ताज जो हैं गुप्ताज जो है पार्टी दे रहे हैं, किस वजह से, किस ओकेजन के ऊपर, कि उन्होंने एक नया घर खरीदा है। तो यहाँ ये पूरे उनके घर के लोगों को दिखा रहा है। इसी तरीके से द सोहनदानीज आर मूविंग टू चेन्नई, तो यहाँ पे सोहनदानीज प्लूरल दिखाया है प्लस द लगा के दिखाया है, यानी कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली आर मूविंग टू चेन्नई, सभी लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, चेन्नई शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी और इसके बाद हम आर्टिकल्स के रूल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जो भी कुछ रह गया है वो हम प्रैक्टिस सेट जब 2 करेंगे तब उसमें कवर कर लेंगे। अभी भी आर्टिकल्स में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं इतने सारे वीडियोस इस पे बन चुके हैं। अगर हम इसी को कैरी करते रहेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो जितना भी कुछ रह गया है वो हम प्रैक्टिस सेट 2 में ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।